जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 2C को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 2C को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 1 से लगाए 11 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और दूसरे पार्ट में 12 से लगाए 19 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहली बातें क्या है, इसके गुणनखंड और इसके बहुपद में कुछ संबंध होता है, उन्हीं के बारे में हम लोगों को देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद पी एक्स करके दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। और हम इस बहुपद में x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम इस बहुपद में x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये पहला कट जाएगा और ये दूसरा भी कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और यहाँ पे 3 बच जा रहा है, तो यही 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं बहुपद। मान लेते हैं ये x स्क्वायर माइनस 4 है और इसमें हम भाग देना चाहते हैं x प्लस 2 का, तो ज़रा दे करके देखते हैं x प्लस 2 का इसमें भाग। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4, x बार भाग जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x का 2 में करेंगे तो 2x, फिर माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 2x बचेगा माइनस 4, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है 2 है, लाना है तो 2 लिखना पड़ेगा, x है x लाना भी है तो x की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनली माइनस 2 निर्धारित हो गया। माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब ये प्लस ये भी प्लस, आराम कट जाएगा सब, तो आ गया 0। अब देखिए, इस गुणनखंड मतलब इस बहुपद और इसके जो एक गुणनखंड हो रहे हैं, इनमें कुछ रिलेशन होते हैं। चार बातें हैं, इन चारों बातों को देख लिया जाए। पहली बात है, देखिए अगर ये इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो रहा है, देखिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो होगा ना एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, जब हमने इस बहुपद का गुणनखंड किया तो x प्लस 2 और x माइनस 2 मिला, उसमें से देखिए गुणनखंड x प्लस 2 था। अब हमने इस x प्लस 2 से इस बहुपद में भाग दिया तो देखिए शेषफल 0 आ गया, ठीक है ना। तो जब शेषफल 0 आ गया तो एक गुणनखंड से हमने भाग दिया, तो जो दूसरा वाला गुणनखंड देखिए वो भागफल में मिल गया। इसका मतलब अगर हमको किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दे रहे हैं और वो पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, पूरा का पूरा भाग चले जाने का मतलब शेषफल 0 आ जा रहा है, तो उसका जो दूसरा गुणनखंड होगा वो कौन सा होगा, जो उसका भागफल मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्पष्ट हो रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके दो गुणनखंड x प्लस 2 और x माइनस 2 हो रहे हैं, और हमने x प्लस 2 से भाग दिया था, तो देखिए x माइनस 2 बार में भाग गया है, तो यही x माइनस 2 क्या है, दूसरा इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो पहली बात यही समझ में आ गई कि अगर किसी बहुपद का गुणनखंड कोई बहुपद है तो उसके गुणनखंड से अगर उस बहुपद में भाग दें तो जो भागफल मिलता है वही भागफल क्या होता है, इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड होता है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसका गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। ये दूसरी बात, ठीक है। तो पहला बात क्या है, भाग देने पर दूसरा भाग देने पर भागफल ही दूसरा गुणनखंड होगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि यदि गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, यदि गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात देखिए क्या है कि जब हम इससे इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, और देखिए यहाँ पे जब हमने x माइनस 4 से इसमें भाग दिया तो शेषफल 3 बचा, ठीक है। और भाग कितनी बार गया, x बार गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, हमको इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दे रहे हैं तब न 3 शेषफल मिल रहा है। कहीं इसका एक दूसरा तरीका भी हम लोग ढूंढें कि क्या इस बहुपद में बिना भाग दिए ही हम शेषफल प्राप्त कर लें, तो कोई ऐसा नियम है क्या। तो ऐसा नियम देखिए, ये जो हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे पहले हम x का मान निकालें, तो x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 4,
अब हमको जिससे भाग देना है उससे हमने x का मान निकाला। अब उस x के मान को किस में ला करके रख दें, जिसमें हमको भाग देना है। तो हमको किस में भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में ना। तो जरा इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो अब इसमें x के जगह पे लिखना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 प्लस 3। अब ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और 4 चौका 16 प्लस 3। अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा केवल 3। अब देखिए जिससे हमको भाग देना था उससे x का मान हमने निकाला और जो x का मान निकला उसको जिसमें भाग देना था उसमें ला करके रखा, तो हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। और यही 3 कब मिल रहा था, जब हमने x माइनस 4 से इस बहुपद में भाग दे रहे थे तब मिल रहा था। इसका मतलब कि अगर हमको जिससे भाग देना है उससे इस बहुपद में भाग दें तब हमको शेषफल मिलेगा, तब प्राप्त होगा। या फिर जिससे भाग देना उससे x का मान निकाल लें और उसको ला करके उस बहुपद में रख दें, तब हल करने पे जो मिलेगा वो भी हमारा क्या मिलेगा, शेषफल ही मिलेगा। इसका मतलब अगर हमको व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये अगर हमको बहुपद दिया हो, चाहे कोई भी बहुपद दिया गया हो, अगर उसका एक शून्यक अल्फा होगा, ठीक है ना, एक शून्यक अल्फा कब होगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक मान आएगा, उसको हमने मान लिए अल्फा, ठीक है ना। और ऐसे एक दूसरा मान लेते हैं बीटा। देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसके 2 शून्य निकलेंगे, मतलब इसके 2 हल निकलेंगे। तो वही जो पहला हल है उसको हमने अल्फा मान लिया और दूसरा हल जो है उसको हमने बीटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों शून्यकों को इसमें ला करके रखेंगे, तो जब ला करके रखेंगे तो क्या होगा, अगर इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इसका गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर इनका गुणनखंड है तो ये शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सपोज हमें नहीं पता है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, लेकिन एक बात और हमको पता है कि अगर इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, और अगर इसका गुणनखंड नहीं है तो शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा, तो कुछ और आएगा। लेकिन इसको रखने पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा क्या, हमेशा शेषफल ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको ला करके इसमें पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिल जाएगा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस यहाँ पे c, ठीक है, ये जो हमको मिला ये क्या मिला, शेषफल ही मिला। और अगर इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा हल करने पे, और अगर इसका गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ से स्पष्ट है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे इसको अभी इस वाले क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है कि नहीं है। देखिए हमने भाग दिया तो शेषफल 0 मिल गया। अब हम इससे भाग दिए तब हमको शेषफल 0 मिला। अब हम बिना भाग दिए पता करना चाहते हैं कि इसका शेषफल कितना आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसका गुणनखंड है उसको हल करके उससे x का मान निकालें और उस x का मान ला करके उस बहुपद में रख दें। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। अब इस -2 को ला करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 में रख देते हैं। तो देखिए ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसमें ला के रखें तो x के जगह पे -2 फिर -4, -2 का वर्ग प्लस 4 और यहाँ पे घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों को मिल जा रहा है 0। इसका मतलब अब हमको यहाँ पे देखिए 3 बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात क्या कि अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड है तो उससे भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, ये पहला बात। दूसरा बात कि अगर किसी बहुपद का कोई बहुपद एक गुणनखंड हो रहा है और शेषफल 0 आ रहा है तो जो इसका दूसरा गुणनखंड होगा वो कौन होगा, तो उसका भागफल जो मिलेगा, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि अगर हम जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद में, अगर उसके द्वारा हमको पता करना कि शेषफल कितना आएगा तो 2 बातें यहाँ पे होंगी। या तो हम उसमें भाग देंगे तब हमको पता चलेगा कि शेषफल कितना बचेगा, या फिर हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे x का मान निकालें और उस x का मान ला करके हम उस बहुपद में रख दें तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें इसका शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो ये तीसरी बातें हैं, ठीक है, शेषफल निकालने का तरीका। तो यहाँ पे 2 तरीके हमने बताया, एक तो भाग देकर, ठीक है, और दूसरा क्या है, यही वाला, ठीक है, यानी कि गुणनखंड से x का मान निकालकर बहुपद में रखने पर, ठीक है, ये तीसरी बातें हो गई। अब चौथी बातें क्या है उसको भी देख लिया जाए, यही लास्ट बातें हैं। चौथी बातें क्या है, देखिए जब इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो रहा था
तो हमने इस x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रख करके इसका मान निकाला तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिएगा जरा, अब ये क्या था, x प्लस 2 इस वाले का क्या था, एक गुणनखंड था। और जब एक गुणनखंड है तो ये शेषफल क्या देगा, 0 देगा, 0 देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब चौथा पॉइंट यही है कि अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड हो रहा है तो उस गुणनखंड से अगर x का मान निकाल करके उस बहुपद में ला करके रखेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तभी इसका गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। देखिए x माइनस 4 से जब हमने इसमें भाग दिया तो हमको शेषफल 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो x माइनस 4 है इसका गुणनखंड नहीं है, जबकि x प्लस 2 से जब हमने इसमें भाग दिया था तो हमको शेषफल 0 मिला था, इसीलिए नहीं ये x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड हो रहा था। तो वही बातें हम कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड हो रहा है तो हम कैसे जांच करेंगे कि इसका गुणनखंड है, तो जो उसका गुणनखंड है उससे x का मान निकालिए और उस बहुपद में ला करके रख दीजिए। अगर उस बहुपद में रखने पर शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि हल करने पे 0 आ रहा है, तो वो उसका एक बहुपद मतलब गुणनखंड होगा उस बहुपद का, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही चौथा बातें हैं, ठीक है ना। गुणनखंड से x का मान निकाल कर बहुपद में रखने पर यदि 0 आता है तो 0 आता है तो जब 0 आएगा तो क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। 0 आता है तो वह गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये चार बातें पूरा का पूरा हम लोगों ने गुणनखंड और बहुपद के संबंध में देखा, ठीक है ना। तो यही चारों बातें इस चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि आप इससे अवगत हो जाएं, ताकि जब हम चैप्टर को सॉल्व करें तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक ना। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और एक एक करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2C, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि p माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो बहुपद px ज्ञात कीजिए। एक बात देखिए समझिए, यहाँ पे px है और यहाँ पे देखिए px के जगह पे माइनस 8 रख दिया गया है, और जब माइनस 8 रखा गया है तो क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। तो हम लोगों से गुणनखंड पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प x माइनस 3 है, दूसरा x प्लस 8 है, तीसरा 3x है, और चौथा x बटे 3 है। ध्यान से देखिए, हमको बहुपद ज्ञात करने हैं। अगर हम उस बहुपद में x के जगह पे माइनस 8 रख दें तो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देखिए कौन सा बहुपद होगा, यहाँ पे देखिए x के जगह पे माइनस 8 रखेंगे तो 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए अगर x के जगह पे माइनस 8 रखे तो 0 मिलेगा क्या, तो हाँ 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा बहुपद है वो कौन सा होगा, x प्लस 8 होगा, ठीक है। तो देखिए यही जो हमारा px बराबर होगा वो कौन सा होगा, x प्लस 8 होगा, ठीक है। अब इसी में देखिए अगर x के जगह पे माइनस 8 रख दिए तो ये 0 दे देगा। देखिए माइनस 8 रखने पे ही नहीं 0 मिल रहा है, तो x के जगह पे माइनस 8 रखिए तो इधर भी माइनस 8 रखना पड़ेगा, फिर प्लस 8, अब 8 में से 8 घट जाएगा 0। तो देखिए p माइनस 8 बराबर 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वही चीज़ें हैं कि अगर p माइनस 8 बराबर 0 है तो बहुपद कौन सा होगा, तो बहुपद हमारा x प्लस 8 होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 को जब x प्लस 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। ये x प्लस 4 से भाग दिए हैं, तो अभी देखिए ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अभी हम लोग समझे हैं कि अगर हम इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दें तो हमको क्या शेषफल मिलेगा। तो इसके लिए हमने दो तरीका बताया। पहला क्या है कि पहला तो भाग विधि ही है कि x प्लस 4 से इसमें भाग दीजिए और लास्ट में देखिए कि शेषफल कितना आया है। दूसरा विधि हमने क्या बताया था कि अगर हमको पता करना है कि इससे भाग देने पे इस बहुपद का कितना शेषफल बचेगा तो क्या करिए, इससे पहले आप x का मान निकालिए और उस x का मान ला करके इसमें भर दीजिए, भरने के बाद जो हल करने पे आएगा वही उसका शेषफल होगा।
तो हम फिलहाल यही दूसरा वाला रास्ता अपनाने वाले हैं क्योंकि ये आसान है। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, -4 निकलेगा। अब यही लाके इसमें रख देते तो शेषफल बराबर हमको पता चल जाएगा। तो -4, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जानते कि जब त्रिघात बहुपद को आप सॉल्व करेंगे, उनका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आगे भी हम बताएंगे जब त्रिघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो बताएंगे आप लोगों को, लेकिन फिलहाल यहाँ से आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो -4 का वर्ग प्लस का 16 हो जाएगा। देखिए -4 का वर्ग, ठीक है ना, जब भी माइनस संख्याओं का वर्ग होता है तो हमेशा धनात्मक आता है। कैसे आता है, देखिए ये -4 के ऊपर 2 होने का मतलब क्या हुआ कि -4 को 2 बार लिख करके गुणा करना है, तो -4 गुणे -4, ठीक है। अब देखिए जब गुणा होता है तो गुणा 3 स्टेप में होता है, आपको हम बताए भी थे, ठीक है। पहला क्या होता है, पहले चिन्ह का गुणा होता है, फिर संख्याओं का गुणा होता है, फिर चर का गुणा होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, एक चिन्ह है और एक संख्या है, तो पहले चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 4 का 4 में गुणा होगा तो 16। तो इस प्रकार देखिए -4 का वर्ग 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32, और यहाँ पे प्लस 6। अब यहाँ 16 और 6 दोनों प्लस में तो एक साथ जुड़ जाएंगे तो 16 6 22, और यहाँ -32। अब 22 में से 32 घटेगा तो -10 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इसका कितना आएगा शेषफल, -10 आएगा। तो ये पहले वाले ऑप्शन में दिया है -10, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, x³ - 3x² + 4x - 12 बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ 4। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x - 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x - 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x - 2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है x - 4। देखिए कह रहा है कि बताइए कि इस बहुपद का कौन गुणनखंड है, मतलब इन चारों में से कौन गुणनखंड है। तो देखिए इसको हल करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, हमको कब पता चलेगा कि इनमें से कोई एक इसका एक गुणनखंड होगा, तो क्या करें, पहला काम कि इससे x का मान निकालें और क्या करें, इसमें ला करके रख दे, तो जो मान रखने पे ये 0 दे देगा वही इसका एक गुणनखंड होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा था कि जब उसका गुणनखंड होगा तो उससे x का मान निकाल करके उस बहुपद में रखने पर उसको 0 कर देगा, और अगर उसका गुणनखंड नहीं होगा तो उसको 0 नहीं करेगा। तो पहला काम हम लोग यही कर सकते हैं कि इससे x का मान निकालें और ला करके इसमें रखें, और जो मान रखने पर ये 0 आ जाएगा वही उसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं, और जब ये मान ला करके इसमें रखें 0 हो गया तो उसका गुणनखंड हो गया, ये पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इससे इसमें भाग दें, अब भाग देने के बाद भी वही अगर शेषफल 0 आ गया तो हमारा एक गुणनखंड होगा। या तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तीसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड करें और इसका गुणनखंड करने पे देखें कि इनमें से कौन आ रहा है, तो जो आएगा वही इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 तरह से लगा सकते हैं। बेसिकली 2 तरीका है, बस यही क्या, जो पहला तरीका है उसमें 2 इंक्लूड हो जा रहे हैं। पहला क्या है कि इससे x का मान निकाल करके इसमें रखें तो शेषफल 0 आया तो गुणनखंड होगा, और नहीं शेषफल 0 आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चाहे तो इसका मान निकाल के इसमें रखें या फिर इससे इसमें भाग दे करके पता कर लें कि शेषफल कितना आ रहा है, ठीक है। और अन्यथा हम लोग इसका क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने के बाद देखें कि इन चारों में से कौन इसमें आ रहा है, इसके गुणनखंड में आ रहा है, तो जो इसके गुणनखंड में आएगा वही उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे वही वाला कर रहे हैं, इसका गुणनखंड ही कर लेना क्योंकि ये आसान है। तो अभी दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं जो इसका मान रख करके देखने वाला है। तो इसमें से x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये x - 3, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x - 3 बचेगा। अब ये x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये x² + 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो देखिए जब हमने इसका गुणनखंड किया तो इसमें x - 3 और x² + 4 आ रहा है, यानी कि इसका एक खंड x - 3 भी आ रहा है ना, और यहाँ पे x - 3 दिया है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x - 3 होगा। यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका पहला तरीका है हल करने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि बस इससे आप x का मान निकालिए और ला करके इसमें रखिए, रखने पर अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका गुणनखंड होगा। तो यही दूसरा काम कर ले रहे हैं, ऐसे जांचेंगे, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए बाय द वे पहले वाले ऑप्शन में मिल गया तो हमारा पहला सही हो गया। अब जांचेंगे, मान लीजिए यही दूसरे वाले ऑप्शन में दिया होता तो क्या करते, पहले को जांचते तो 0 नहीं आता, फिर दूसरे को जांचते, फिर तीसरे को, चौथे को, ऐसे जांचते। तो जिस वाले का 0 कर देता वही वाला हमारा उसका एक गुणनखंड बन जाता। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चूंकि x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब इसको ला करके इसमें रखेंगे तो जब रखते हैं तो हमको मिलता क्या है, शेषफल मिलता है।
तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब, फिर -3 और फिर x के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर +4 और x की जगह पे 3 और फिर -12। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 9 में फिर 3 का गुणा कर लेंगे 27, फिर +4 का 3 में गुणा करेंगे 12 और यहाँ पे -12 है। तो ये 27 के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो खत्म, ये भी प्लस ये भी माइनस, खत्म, तो आ गया 0। तो देखिए जब हमने x - 3 से जब x का मान निकाला और ला करके इसमें रखा तो आ गया 0, और ये 0 का आया, शेषफल आया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x - 3 इसका एक गुणनखंड होगा। क्यों गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि अतः x - 3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तरीका है। अब इसी दूसरे तरीके में इसको हल करने का एक तरीका है, क्या है कि आप x - 3 से भाग दीजिए, तो ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसलिए हम इसको अपनाए नहीं है, इसीलिए तो हमने दूसरा तरीका खोजा है, देखा है कि अगर हमको शेषफल निकालने हैं तो ये वाला तरीका थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये अब जितनी भी काम करेंगे शेषफल निकालने वाला वो सब इसी विधि से करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो इस प्रकार देखिए ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें कह रहा है कि 2x³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड है। यही इसके जैसा ही है, जो तीसरा भी हमने सॉल्व किया उसी के जैसा है, देख लेते हैं। तो इस चौथे में 2x³ + 4x + 6, ठीक ना, कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है। तो इसमें भी 4 दिए हैं, कौन है, तो ये x - 1 है, दूसरा क्या है x + 1 है, तीसरा क्या है x - 2 और चौथा है ये x + 2, ठीक ना। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यही है कि आप इसका गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद देखिए कि इनमें से कौन आ रहा है, जो आएगा वही उसका एक गुणनखंड बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से एक एक को निकालें, एक एक को जो है कि ले करके इससे x का मान निकालें और ला करके इसमें रखें, तो जो मान रखने पर ये 0 आ जाएगा वही उसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो जरा देखा जाए तो हम चूंकि पहले हल लिख लें, चूंकि x - 1 = 0 इसलिए x = 1। अब यहाँ पे ला करके रख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा ना। तो यहाँ 2x के जगह पे 1, इसका क्यूब, फिर +4, फिर 1 + 6। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 होगा, फिर +6। यहाँ पे देखिए 4 और 6 10, 10 2 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। यहाँ पे देखिए शेषफल हमको 12 मिला है, 0 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 नहीं मिल रहा है तो x - 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा वाले को उठाते हैं, तो दूसरा वाला क्या है x + 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा -1। अब इस वाले को ला करके इसमें रखते हैं, तो जब ला के रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमको शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ला के रखें तो 2, इसकी 1 x की जगह पे -1, फिर इसका क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, फिर +4, फिर -1 + 6। अब -1 का क्यूब -1 होगा और -1 का गुणा 2 में होगा तो -2 होगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा होगा -4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और फिर प्लस यहाँ 6। अब देखिए -2 और -4 मिलके -6 हो जाएंगे और फिर +6। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 मिल रहा है, तो जब शेषफल 0 मिल रहा है तो कौन सा मान रखने पे शेषफल 0 मिला है, -1 रखने पर। और ये -1 कहाँ से आया था, x + 1 से आया था, इसीलिए जो x + 1 है यही क्या हो जाएगा, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 5 से लगाए 11 तक के क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, px बहुपद में gx बहुपद से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। और हमको ये भी बताना है कि जो हमारा gx है क्या px का एक गुणनखंड है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, हम भाग देंगे तो हमको कुछ भागफल मिलेगा, कुछ शेषफल मिलेगा। तो जिस वाले में भाग देने पर हमको शेषफल 0 मिलेगा उस कंडीशन में कह देंगे कि जो gx होगा वो px का गुणनखंड होगा। और जब हमको शेषफल 0 नहीं मिल करके कोई और संख्या मिलेगा तो हम बोल देंगे कि जो हमारा g है वो p का गुणनखंड नहीं है। बस यही हम लोगों को काम करने हैं। तो चलिए एक एक उठाते हैं और करते हैं। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन को, यहाँ पे px दिया हुआ है
x प्लस 3x² माइनस 1 और gx दिया हुआ है 1 प्लस x। देखिए हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि चाहे आप गुणनखंड करिए, चाहे आप भाग करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, आप हमेशा बहुपद को किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पे हमारा अवरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, ये तो मिक्स क्रम में है। देखिए घात का एक, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी क्रम में नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, तो हम लोग जब भी भाग देने जाते हैं, चाहे गुणनखंड करने जाते हैं, तो हमेशा बहुपद को किस में लिखते हैं? अवरोही क्रम में। तो पहले इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे px बराबर अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा घात, फिर छोटा घात, फिर सबसे छोटा घात, ऐसे करके। तो सबसे बड़ा घात 2 वाला है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर एक घात वाला है, फिर एक भी घात वाला नहीं। वैसे आपका gx x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम भाग देंगे, अब x प्लस 1 से हम इसमें भाग देंगे तो 3x² प्लस x माइनस 1। हमने भाग देने का तरीका एक सेपरेट वीडियो में बना करके रख दे दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग भाग देने जाते हैं तो यहाँ पे एक संख्या निर्धारित करते हैं जिसका इसमें गुणा करने पे ये मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 लाना है तो 3 निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ पे x है, x² लाना है तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। अब इस 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x² और फिर इस 3x का गुणा 1 में करेंगे तो 3x माइनस माइनस ये कट गया। अब ये घटेगा तो -2x बचेगा और यहाँ पे -1, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है और माइनस चिन्ह लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 है, 2 लाना है तो 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ x है, x यहाँ पे दे भी दिया, इसका मतलब x की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका गुणा करेंगे तो -2x और इस -2 का गुणा जब प्लस 1 में करेंगे तो -2 होगा। तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये कट गया। अब ये हमारे घट जाएंगे क्योंकि इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो घटेगा तो बचेगा कितना? +1, ठीक है। हम लोगों से पूछा क्या था? भागफल और शेषफल पूछा था। अगर केवल शेषफल पूछता तो हम लोग क्या करते? इससे x का मान निकालते और ला करके इसमें रख देते तो हमको शेषफल मिल जाता। क्योंकि यहाँ पे भागफल भी पूछा है इसलिए हमको इसी विधि से हल करना पड़ेगा। तो भागफल बराबर 3x - 2 और शेषफल बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। छठवां देखा जाए। छठवां में px बराबर दिया है x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 और gx बराबर दिया है x माइनस 2, ठीक ना। अब हमको gx से, अच्छा इसमें एक बात और बताना था कि क्या जो gx है वो px का एक गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे कि g p का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये x - 2 से हमको पहले इसमें भाग देना है, फिर उसके बाद जो भी बातें करनी है वो करनी है। देखिए यहाँ पे x है और x³ लाना है तो x² लिखना पड़ेगा। अब x² का गुणा x में होगा तो x³ हो जाएगा और x² का गुणा -2 में होगा तो -2x² हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये पहला कट गया। अब ये इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, तीन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे क्योंकि घात बराबर है तो एक साथ जुड़ेंगे। तो 3x² और 2x² मिल करके 5x² हो जाएंगे और यहाँ पे -12x फिर +4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और प्लस चिन्ह लाना है तो प्लस चिन्ह लिखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे 1 है, 5 लाना है तो 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे x है और x² लाना है तो x लिखना पड़ेगा। निर्धारित कर दिया। अब इस 5x का गुणा x में करेंगे तो 5x² और इस 5x का गुणा -2 में करेंगे तो पहले प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस, अब 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 और यहाँ पे x अकेला है तो x अकेला लिख देंगे। ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखिए इन दोनों में, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, इन दोनों में x है तो इसका मतलब इसको एक साथ हल करेंगे तो ये घट जाएंगे ना, क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो घटेगा तो बचेगा -2x और ये +4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अब माइनस लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, 2 लाना है तो 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ x है और x लाना है तो x की ज़रूरत नहीं है तो -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x और -2 का गुणा जब -2 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे, आ जाएगा 0। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? भागफल बराबर x² प्लस 5x - 2
और शेषफल बराबर, शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। और अगला क्या बताना था कि जो हमारा जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना, इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी पी का गुणनखंड है। ये आपका अगला आंसर आ गया।